Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन विषय है कविता एवं काव्य शिक्षण। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काव्य या कविता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम दो पंक्तियाँ इसके संदर्भ में जानेंगे कि कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वह भाषा हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, अवधी भी हो सकती है, ब्रज भाषा भी हो सकती है। किसी भी प्रकार से जो है कवियों के द्वारा उन भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता दर्शन बहुत ही पुराना है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांधा जाता है। कविता को काव्यात्मक रूप में बांधा जाता है जिसमें चौपाई, सोरठा, छंद इत्यादि 3-4 विधाओं में इसको विभिन्न तरह से बांटा जा सकता है और विद्वानों के द्वारा इसको पृथक पृथक रचना के आधार पर कार्य लिया गया है। जहाँ पर जिस प्रकार से प्रयोग आता है उसी प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। विद्वानों के अनुसार मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और ये माना गया है संवेदनशीलता की अनुभूति उसी सौंदर्य के माध्यम से होती है जिस प्रकार का सौंदर्य का आस्वादन किया जाता है। अब कविता और काव्य में किस प्रकार का अंतर है कि जैसे ये कहा जाता है इसमें शब्दों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के गूढ़ रहस्य उसके अंदर रहते हैं और उन अलंकारों का प्रयोग करते हुए जिस तरह से वे कविताओं का निर्माण करते हैं, तो जब श्रृंगार रस की कविता किसी कवि के द्वारा तैयार की जाती है तो वह पढ़ने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से कई तरह की कविताएं ऐसी है जिसमें विद्वानों ने जो है बहुत ही संवेदनशीलता का मतलब है कि ऐसी कविता या काव्य जो बिल्कुल हृदय को छू के निकलता है, जिसमें पढ़ने के बाद में हृदय पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क में हम विचार करने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार की का जो है शब्दों का चयन और इस प्रकार से कविता का चयन इसमें किया जाता है। ये हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है, उसे काव्य रचना या कविता कहा जाता है। विद्यार्थियों प्रस्तुत चित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान कराती है और उसे काव्य रचना का कविता कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने कविता की परिभाषा दी। इसके बाद में आचार्य श्याम सुंदर जी आए और इन्होंने कहा कि काव्य के संबंध में संकेत किया जाता है कि सजी हुई परिभाषा जिसमें माँ का अभिव्यंजन हो कविता कहलाती है। कितना मर्म और स्पर्शी है, कितना सुंदर इन्होंने जो है वाक्य कविता के संदर्भ में लिखा है, कितना सम्मान इन्होंने इस परिभाषा में इनके द्वारा दिया गया है। ये बहुत बड़े कवि थे, महान विचारक थे, विद्वान थे हिंदी के और उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में बहुत समय तक सेवाएं दी थी हिंदी विषय की प्रवक्ता के रूप में। इसके बाद में प्रधान रूप में कविता के दो पक्ष हो सकते हैं। पहला तो होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। ये दोनों पक्ष, इसमें कला पक्ष में विभिन्न तरह के व्यंजनों अभिव्यंजन, इसमें विभिन्न तरह के छंद, इसमें विभिन्न तरह के अलंकारों का प्रयोग, इसमें ऋतिक, इसमें गीतिका, इसमें चंद्रिका और इन आदि जो है विधाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। और भाव प्रदान वह होती है जिसमें जो है सुनने के बाद में
उसके जो है कई रामायण कृत तुलसीदास जी ने, कबीर दास जी ने इस प्रकार की कविता लिखी हैं, इनको पढ़ने के बाद में हमें भाव का तात्पर्य है कि आंतरिक भावनाएं हमारी जागृत होती हैं जिस विषय में वो दे रहे हैं। जैसे भक्ति संदर्भ में उन्होंने दिया, तो इस प्रकार से उन्होंने रचना की, 2 पंक्तियों, 4 पंक्तियों, 6 पंक्तियों में, चौपाई में, सोटा में, छंद में, तो वह पढ़कर जो है व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। काव्य शिक्षण के प्रकार जो है, इसमें गीत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वो कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले गीत प्रणाली। प्रारंभ से ही बालक गीत प्रेमी होते हैं। विभिन्न तरह के हिंदी, अंग्रेजी छोटे बालक जो हैं वो गीत गाते रहते हैं। भाषा शिक्षा करते समय उन्हें गीत के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। आपने देखा होगा कि सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रमुख रूप से छोटे बालकों के लिए कविताओं की पृथक पुस्तक होती हैं। वह कविताओं के माध्यम से, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से वो उन्हें अध्ययन करवाते हैं और वह आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो कविता एक माध्यम हो गया जो है अर्थ ग्रहण करने का, और जो सामान्य रूप से अध्ययन करने का एक ऐसा जरिया है जिसमें विद्यार्थी किसी भी प्रकार से दबाव में भी नहीं आता, छोटा बालक, और विद्यार्थी जो शिक्षक के द्वारा ज्ञान दिया जाता है उसको भी जो है अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। अब है अर्थबोध। इसमें अर्थबोध में इस प्रणाली में शिक्षण जो है अध्यापक द्वारा स्वयं ही वाचन अर्थ क्रियाएं साथ साथ दोनों करनी पड़ती हैं कि देखो बच्चों इसका अर्थ ये होता है, फिर इसका बोध करवाया जाए। तो अंतर्बोध के लिए क्या होता है कि कई ऐसे संस्थाएं हैं जो विशेष बालकों के लिए, विशेष बालक किसे कहेंगे, विशेष बालक जो श्रवण दृष्टि से बाधित हैं, जो है श्रव्य दृष्टि से, श्रव्य और दृष्टि से बाधित हैं, वाचन से बाधित हैं, ऐसे बालकों के लिए स्वयं ही वह प्रकार से अर्थ और बोध व काव्य को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद है अभिनव प्रणाली। काव्य शिक्षण कराते समय अभिनवकरण के माध्यम से सस्वर पठन किया जाता है। अभिनय का तात्पर्य आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में नृत्य की जो परंपराएं, जो कलाएं हैं, वो अभिनय के आधार पर जो है व्यक्त की जाती है, और ये जो है इस प्रकार से किया जाता है ताकि वह उसी जो है नृत्य के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता उनके अंदर रहती है। इसके बाद है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली का तात्पर्य होता है कि कथावाचक व्यासों के नाम को दृष्टि में रखते हुए स्पष्टीकरण, उदाहरण, कौशल, दृष्टांत आदि का प्रयोग करता है। तो इसका तात्पर्य है कि जब आपने कहीं कथा सुनी होगी जो है जो विद्वानों के द्वारा, तो वो विद्वान क्या करते हैं कि कथा वाचन करते हैं, और कथा वाचन करते समय विभिन्न तरह के उदाहरण कौशलों का प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, वह उसको जो है उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से यदि किया जाए तो वह ज्ञान बहुत ही सरल तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। अब है अर्थबोध। इस प्रणाली के द्वारा शिक्षण कराने पर अध्यापक स्वयं ही अर्थ क्रियाएं साथ साथ करता है। ये पहले हम इस संदर्भ में हम पूर्व में जान चुके हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली का तात्पर्य है कि इसमें जो है अध्यापक की प्रत्येक पंक्ति को विविध पक्षों की व्याख्या की पंक्ति के साथ व्याख्या करनी पड़ती है। व्याख्या यानी 2 पंक्तियाँ, इसके बाद में उसकी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या।
कि ये कवित्व जो है कौन सी पुस्तक से, कौन से क्रम से, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, इस प्रकार से कौन से पृष्ठ से ली गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है, इस प्रकार से जो है पूरा उसका विवरण लिखा जाता है। इसको व्याख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। समवाय प्रणाली, इस प्रणाली में सभी प्रणालियों के गुण का समावेश कर शिक्षण करवाया जाता है। यानी इसमें प्रश्नोत्तर भी शामिल कर लिया, अभिनव भी शामिल कर लिया, गीतिका भी शामिल कर ली, इसमें जो है प्रश्नोत्तर विधि को भी प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से सभी विषयों को जो है जितने भी प्रणालियाँ हैं इन सब को प्रयोग लेते हुए जो है अध्ययन करवाया जाता है। और इस प्रकार से जो है वो बालक बहुत ही जल्दी अर्थ ग्रहण करता है और शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर से एक नवीन प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।